बीते 2 दिनों में बस्तर में जिस तरह से आत्मसमर्पण हो रहे हैं माओवादियों को, उसको देखकर ऐसा लगता है कि उनके महासचिव बसवराजू के मारे जाने के बाद कहीं संगठन में भगदड़ जैसी स्थिति तो नहीं हो गई। ये क्यों बोल रहा हूँ, आगे आपको पूरी जानकारी के बाद खुद पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल कल आपको याद हो, हमने आपको बताया था कि किस तरह से नारायणपुर में 23 लाख रुपए के कुल इनामी 37 लाख तक के कुल 23 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। और मैंने आपको बताया भी था कि माओवादियों के मारे जाने से ज़्यादा नुकसान संगठन को माओवादियों के आत्मसमर्पण करने से होता है। एक दिन बीता भी नहीं कि आज माओवादी संगठन को एक बार फिर से और बड़ा नुकसान हुआ है, और ये नुकसान उन्हें आज सुकमा जिले से उठाना पड़ा है, क्योंकि आज फिर से 1 करोड़ 18 लाख रुपए के कुल माओवादियों ने समर्पण किया है। इसमें 10 माओवादी ऐसे हैं जिन पर 8-8 लाख रुपए तक का इनाम भी घोषित किया गया। आप सोचिए कि उन माओवादियों की स्थिति क्या होगी और किस स्तर के माओवादी हैं जिन्होंने संगठन को छोड़ा है। कौन कौन माओवादी हैं, क्या पूरा मामला, ये भी आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आज सुकमा पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है और जिसमें उन्होंने बताया कि आज 23 माओवादियों ने संगठन का दामन छोड़ के मुख्य धारा में समर्पण किया। और इसमें खास बात यह है कि किसी समय में आपको याद हो कि सुकमा जिले के केरलापाल इलाके में माओवादियों ने सुकमा के तत्कालीन कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का भी अपहरण कर लिया था। उस घटना को अंजाम देने वाले माओवादी ने भी आज माओवाद का दामन छोड़ा और वापस मुख्य धारा में लौट कर आए हैं। 1 करोड़ 18 लाख रुपए का पूरा इनाम है इन पर, जिसमें 1 DVCM, 6 PPCM, 4 ACM और 12 पार्टी सदस्य के लोग हैं। और इन पर 11 जो माओवादी हैं उन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम है, 4 माओवादियों पर 5-5 लाख और 1 नक्सली पर 3 लाख और 7 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। जो सबसे खास बात है कि 2012 में जो सुकमा में जो कलेक्टर का अपहरण, जो मैंने पहले भी बताया, उसने भी सरेंडर कर दिया है। जो महत्वपूर्ण माओवादी हैं जिनके ऊपर 8-8 लाख का इनाम है, उनके भी नाम बताता चलूँ आपको मैं। इसमें लोकेश है जिस पर 8 लाख का है, DVCM इसका पोस्ट है। रमेश, इस पर भी 8 लाख का इनाम है। PPCM है कवासी मासा 8 लाख। प्रवीण, इनके ऊपर भी 8 लाख है। नुक्पे गंगी 8 लाख। पूनम देवी 8 लाख और पक्की पांडे, माड़वी जोगा, नुप्पे लच्छू, साथ ही साथ पोड़ियाम सुखराम और दूधी भीमा, ये 11 माओवादी हैं जिन पर 8 लाख रुपए का इनाम। ये सभी बड़े स्तर के माओवादी हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। और जो सबसे खास बात है कि इसमें अगर सभी माओवादियों को मिला दिया जाए तो 1 करोड़ 18 लाख कुल इसमें होता है, सभी के इनाम को अगर जोड़ा जाए तो। और ये भी बताया पुलिस ने अपने प्रेस नोट में कि जिस तरह से माओवादी लगातार हथियार छोड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका संगठन से मोह भंग हो रहा है। और इस बात का दावा पुलिस के ही अधिकारी कर रहे हैं अपने प्रेस नोट से। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर माओवादी सरेंडर करते हैं तो कहीं न कहीं या तो उनके मन में डर है, या तो आत्मसमर्पण नीति से हो सकता है कि उन्हें कोई लाभ मिल रहा हो, देखकर लग रहा हो कि वापस चलने में ही उनकी भलाई है। क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि बीते दिनों जिस तरह से उनके महासचिव बसवराजू को मुठभेड़ में मार गिराया गया, और उसके बाद से कहीं न कहीं खलबली है। हालांकि एक और ख़ास बात है कि जिस तरह से लगातार समर्पण हो रहे हैं बीते 1-2 दिनों में, और बड़ी बड़ी संख्या में हो रहे हैं। इसके पहले बड़ी संख्या में माओवादियों को मारा जा रहा था 2024 और 2025 में। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो लगभग 460 की संख्या में माओवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें बसवराजू खुद शामिल है। इसके साथ कई सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, तो DKSZC स्तर के, जिन पर 40-40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ऐसे चुन चुनकर बड़े स्तर के माओवादियों को भी मारा गया है। और अब सबसे बड़ा आंकड़ा भी बस्तर ने 2024 और 25 में ही देखा माओवादियों को नुकसान पहुंचाने का, जिसमें थुलथुली में 38 माओवादियों को मारा गया, तो हापाटोला में 29 माओवादियों को मारा गया, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 31 माओवादियों को मारा गया। तो इस तरह से बड़ी संख्याएं, पीड़िया के इलाके में 26 माओवादियों को मारा गया। तो बड़ी बड़ी संख्या में माओवादियों को मारा जा रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार माओवादियों को नुकसान हो रहा था, उसे देखते हुए जिस तरह से सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो ने भी एक सर्कुलेशन जारी किया कि स्थिति अनुकूल नहीं है, सभी अंडरग्राउंड हो जाएं। और अंडरग्राउंड होने के बावजूद भी अगर उनके सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो के स्तर के माओवादी मारे जा रहे हैं, हालांकि अभी तक कोई पुलिस ब्यूरो नहीं मारा गया, लेकिन सेंट्रल कमेटी के माओवादी जरूर मारे जा रहे हैं। कर्रेगुट्टा जैसी पहाड़ियों पे भी अगर जवान जाकर माओवादियों की आखिरी सबसे सुरक्षित पनाहगार को अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो माओवादियों को लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं अब बस्तर का वो इलाका जो उनके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित था, अब वो सुरक्षित पनाहगार नहीं रहा है। और यही वजह है कि स्थानीय स्तर के जो माओवादी हैं वो लगातार समर्पण कर रहे हैं। समर्पण करने पर क्या नुकसान होता है, इस पर भी अब पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इस वीडियो में बता दूं
कि जब माओवादी मारा जाता है तो उससे संगठन को तो नुकसान होता है, उनके सदस्य मारे जाते हैं, लेकिन अगर कोई माओवादी सरेंडर करता है तो इससे संगठन को और ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब कोई माओवादी सरेंडर करता है तो पुलिस के सामने उसे अपने समर्पण और अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए उसे माओवादियों की कोई खुफिया जानकारी जरूर साझा करनी होती है। और यही खुफिया जानकारी साझा करने का ही नतीजा था कि बीते दिनों जब बसवा राजू की सुरक्षा में तैनात कंपनी नंबर 7 के कुछ माओवादियों ने सरेंडर किया तो उनकी निशानदेही और उनकी शिनाख्ती पर ही और उनके नेतृत्व में ही पूरे ऑपरेशन को लीड किया गया और बसवा राजू जैसे महासचिव को मार गिराया गया। मारने के बाद उनकी शिनाख्ती भी उनके द्वारा ही की गई, तब जाकर इसकी पुष्टि हुई कि जो मुठभेड़ में सफलता मिली है वो अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सफलता जवानों के हाथ लगी है, जो अब तक दंडकारण्य में 4 दशक से कभी नहीं मिल पाई थी। तो इस तरह से जब कोई माओवादी सरेंडर करते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान होता है। अभी जिस तरह से माओवादी अपने अस्तित्व को लेकर जूझ रहे हैं, जिस तरह से अब ऐसा लग रहा है कि 31 मार्च जो सरकार ने दावा किया है उसके पहले ही ये स्थिति इनकी इतनी ज़्यादा डामाडोल हो गई है। आलम यह है कि माओवादी जिस तरह से सरेंडर कर रहे हैं उस पर संगठन की तरफ से कोई प्रेस नोट तक जारी नहीं हो रहा। आपको ये भी याद हो कि बीते दिनों जब बसवा राजू की मौत नहीं हुई थी उस दरमियान कर्रगुट्टा में जब ऑपरेशन चलाए जा रहे थे तो माओवादियों की तरफ से लगातार प्रेस नोट जारी किया जा रहा था और प्रेस नोट जारी किए जाने की जो शब्द शैली थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन उसके ठीक बाद जब बसवा राजू की मौत हुई उसके बाद 1-2 प्रेस नोट आए, उसकी शब्द शैली बदल गई। और आपको याद हो कि बीजापुर में जिस तरह से 2 छात्र और एक ग्रामीण की हत्या माओवादियों ने की, फिर गंगालूर एरिया कमेटी ने जो प्रेस नोट जारी किया उस प्रेस नोट को पढ़कर लगा कि जो प्रेस नोट लिख रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा शिक्षित माओवादी नहीं है, क्योंकि उसकी शब्द शैली और भाषा शैली काफ़ी निचले स्तर की लगी थी, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि माओवादियों की पार्टी में अब जो प्रेस नोट जारी करने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी कम हो गई है। और इसके साथ इस तरह के आंकड़े कि 23 की संख्या में माओवादी रोज सरेंडर कर रहे हैं। इनाम की राशि से ये पता चलता है कि बड़े स्तर के माओवादी सरेंडर कर रहे हैं। अगर 11 माओवादी जिन पर 8-8 लाख का इनाम घोषित किया गया था तो इस बात की ओर भी इंगित करता है इशारा कि हो ना हो संगठन में उनकी अच्छी स्थिति थी। अलग अलग दलम और एरिया कमेटी के जो शीर्ष नेतृत्व के माओवादी हैं, डिवीसीएम स्तर के जो माओवादी हैं, अगर वो सरेंडर कर रहे हैं तो उनकी जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ और नफरी हैं वो भी कमज़ोर हो रही है। आज जो माओवादियों ने सुकमा में सरेंडर किया है उसको लेकर सुकमा एसपी ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। जिला पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 23 नक्सलियों में जो 9 नक्सली है वो 8 लाख के इनामी है, लगभग 11 नक्सली 8 लाख के इनामी है। उनमें से लोकेश जो डीवीसीएम है और अन्य 8 जो है वो बटालियन नंबर 1 जो हिडमा के बटालियन के नाम से जाना जाता है उस संगठन से है। बटालियन से इतनी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण होना ये दर्शाता है कि बटालियन लगातार कमजोर हो रही है और बटालियन नंबर 1 के जो नक्सली है लगातार भाग रहे हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेशर आ रहा है। करगट्टालू व अन्य जो सुकमा बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है उसका ये नतीजा है। उसके अलावा अलग अलग एरिया कमेटी के, जिसमें आमदई एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी, केरलापाल एरिया कमेटी, बीजापुर के जो कुछ नक्सली है, नारायणपुर के कुछ नक्सली है, इन सभी ने आज आत्मसमर्पण किया है। 23 के 23 सभी हार्डकोर नक्सली है। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जिला सुकमा में जो लगातार नक्सल अभियान चलाया जा रहा है उसी से दबाव में और प्रोत्साहन होकर आज नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मैं इसी अवसर पर सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और शासन की जो कल्याणकारी योजना है उनमें सम्मिलित हो जाए। समर्पित नक्सलियों को शासन द्वारा सभी जो लाभ है और अन्य जो सुविधा है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड की जा रही है। बीजापुर के कर्रगट्टा में मुठभेड़ हुआ था, उसमें कोई जानकारी निकल के कितने नक्सलियों को नुकसान पहुंचा है? नहीं, उसमें लगातार जो सरेंडर के हुए हैं उनसे बातचीत हो रही है और उनका जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको हम अन्य जो अभियान है उसके लिए कर रहे हैं। समक्ष 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 23 नक्सलियों में जो 9 नक्सली है वो 8 लाख के इनामी है, लगभग 11 नक्सली 8 लाख के इनामी है। उनमें से लोकेश जो डीवीसीएम है और अन्य 8 जो है वो बटालियन नंबर 1 जो हिडमा के बटालियन के नाम से जाना जाता है उस संगठन से है। बटालियन से इतनी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण होना ये दर्शाता है कि बटालियन लगातार कमजोर हो रही है और बटालियन नंबर 1 के जो नक्सली है लगातार भाग रहे हैं, उन पे काफी ज्यादा मात्रा में प्रेशर आ रहा है। करगट्टालू व अन्य जो सुकमा बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है उसका ये नतीजा है। उसके अलावा अलग अलग एरिया कमेटी के, जिसमें आमदई एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी, केरलापाल एरिया कमेटी, बीजापुर के जो कुछ नक्सली है, नारायणपुर के कुछ नक्सली है, इन सभी ने आज आत्मसमर्पण किया है।
ये 23 के 23 सभी हार्डकोर नक्सली है। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जिला सुकमा में जो लगातार नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, उसी से दबाव में और आत्म प्रोत्साहन होकर आज नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मैं इसी अवसर पर सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और शासन की जो कल्याणकारी योजना है उनमें सम्मिलित हो जाए। समर्पित नक्सलियों को शासन द्वारा सभी जो लाभ है और अन्य जो सुविधा है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड की जा रही है। तो सुना आपने कि सुकमा एसपी ने बताया किस तरह से माओवादियों ने सरेंडर किया, कितनी बड़ी सफलता है। खास बात यह है कि इसमें बटालियन के माओवादियों ने भी सरेंडर किया है। वो बटालियन जो अभी भी जवानों के लिए बड़ी चुनौती है, जिसका नेतृत्व किसी समय में हिडमा के द्वारा किया जाता था और आज देवा और एर्रा जैसे जो माओवादी हैं उनके द्वारा बटालियन का नेतृत्व किया जा रहा है। ये बात अलग है कि पोलित ब्यूरो ने जो सर्कुलेशन जारी किया उसमें भी उन्होंने कहा कि जो बटालियन है वो भी अब छोटी छोटी टीम में विभक्त हो जाए, जिससे कि उन्हें आइडेंटिफाई ना कर पाया जा सके और उन पर अटैक ना किया जा सके, क्योंकि माओवादी अभी उस स्थिति में नहीं है कि जिस स्थिति में वो कभी एम्बुश लगाकर जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया करते थे। अब उनके सामने अपने अस्तित्व का खतरा तो है और अपने आप को बचा कर रखना भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। और ऐसे में उनके बीच का कोई आदमी अगर सरेंडर करता है तो निश्चित ही तौर पर ये बड़ा नुकसान है। और वो भी किस दिन? आज सोचिए कि वो आज ही का दिन है जब मदनपुर के इलाके में वहाँ के तत्कालीन एसपी विनोद चौबे की हत्या माओवादियों ने की थी। एक वो दिन था और एक आज दिन है कि लगातार 1,18,37,00,000 तक के इनामी माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं। या तो मन में भय है या हो सकता है कि समर्पण नीति का लाभ हो, जो कि पुलिस या दावे हैं। जो भी हो, संगठन को बड़ा नुकसान है। मुझे लगा लगातार हो रहे इस नुकसान को भी आपको बताऊं कि किस तरह से नुकसान हो रहा है। साइकोलॉजिकल वार का फ़ायदा मिल रहा है। ये साइकोलॉजिकल वार है। पुलिस के अधिकारी भी चाहते हैं कि बिना खून बहाए, बिना गोलियां चलाए माओवादी संगठन से लोग टूटते जाएं और वापस उनके साथ आएँ, जिससे ये लड़ाई जल्द खत्म हो। तो उस ओर मुझे लगता है कि उनकी अलग अलग जो पैंतरेबाजी है या अलग अलग जो स्ट्रेटजी है वो काम कर रही है, जिसका ये प्रतिफल है, जिसका ये परिणाम सामने आ रहा है। बड़ी सफलता जवानों के लिए है तो बड़ा नुकसान माओवादी संगठन के लिए। इसलिए इस वीडियो को आपके लिए तैयार किए। पसंद आए शेयर कीजिए, बस्तर टॉकीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।